नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत करते हैं कमाल की पाठशाला में। आज हम देखने वाले हैं पूर्ण संख्याओं पर आधारित संक्रियाओं के बारे में। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि किस प्रकार से संख्याएं बनती है, कौन कौन से उनके गुण होते हैं, कई प्रकार की हम चीज़ें इसके अंदर देखने वाले हैं। तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं से। प्राकृतिक संख्याएँ किसे कहते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर्स के बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे, यानी कि इन्हें किसे कहते हैं। जिन संख्याओं को हम 1, 2, 3 आदि से वस्तुओं से गिनते हैं, काम में आती है, उनको धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। कहने का अर्थ है कि जब हमने शुरुआत की थी पहली क्लास से, तो हमने गिनती सीखी थी और हमने गिनना सीखा था। तो हमने किसी चीज़ को गिनना सीखा था तो हमने कहा था कि ये 1, 2, 3 से सीखा था। यानी कि अगर मैं मान लीजिए कोई वस्तु की बात करूँ, अगर मैं कहूँ कि अपनी संख्या में विद्यार्थियों की गिनती करनी है, तो हम क्या करते हैं कि उनकी गिनती के लिए हम 1, 2, 3 से शुरुआत करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कुछ बॉक्स है इस प्रकार से। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको इन संख्याओं को गिनना है, यानी कि बॉक्स की गिनती करनी है, तो आपके प्राकृतिक संख्याओं के रूप में क्या कहोगे? 1, 2, 3, 4, 5। यानी कि हम जो शुरुआत करते हैं गिनती की, वो करते हैं 1 से। यानी कि जब 1 से हम शुरुआत करते हैं तो इन संख्याओं को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाती है। यानी कि अगर हमें किसी पंक्ति में संख्याओं को गिनना हो, कोई वस्तुओं को गिनना हो, यानी कि कोई भी चीज़ हमने जब गिननी होती है, तो हम उसको 1, 2, 3 या 4 से कहते हैं। यानी कि ये जो है वो प्रकृति से आई है। यानी कि ये जो चीज़ें हैं गिनती है, वो प्रकृति से हमें क्या प्राप्त हुई है। अगर हम किसी अनपढ़ व्यक्ति से कहें, यानी कि कोई भी व्यक्ति है, उसको हम शुरुआत से कहें कि गिनती सुनाओ, तो वो हमेशा 1 से शुरुआत करेगा। या किसी वस्तुओं को गिनना हो तो भी वो 1, 2, 3 से रहेगा। अगर हमें रुपए गिनने हैं तो भी, अगर हमें सिक्कों की गिनती करनी है तो भी हम 1 से शुरुआत करते हैं। यानी कि ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनमें हम क्या करते हैं कि जो शुरुआत करते हैं वो 1 से करते हैं। यानी कि ऐसी संख्याओं को हमने क्या किया? प्राकृतिक संख्याएँ कहा। तो अगली ओर बढ़ते हैं, यानी कि जो हमारा टॉपिक है पूर्ण संख्याओं पर आधारित, जो हमारा आधारभूत संक्रियाएं हैं, यानी कि पूर्ण संख्याओं से आधारित टॉपिक है, तो इसके अंदर हम देखेंगे पूर्ण संख्याओं के बारे में। तो चलिए अगली ओर बढ़ते हैं और देखते हैं पूर्ण संख्याओं के बारे में। तो हमारा जो मेन उद्देश्य था वो था पूर्ण संख्याओं के बारे में जानना। हम पिछले कुछ वीडियो के अंदर नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के अंदर भी हम इन चीज़ों को जान चुके हैं। अब हम बारीकी से जानते हैं, यानी कि अब हम बात करने वाले हैं पूर्ण संख्याओं के बारे में। तो सबसे पहले होल नंबर्स के बारे में जानकारी के लिए मैंने एक जो परिभाषा है जो हमें बार बार बताई जाती है, वो चीज़ें हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, जिन्हें हमने कहा था कि अगर हम नेचुरली कोई चीज़ को गिनना चाहते हैं या गिनती करना चाहते हैं, कोई बॉक्सेस रखें उनकी गिनती हो, चाहे पीसे की गणना हो या किसी चीज़ की गणना हो, चाहे हमारे पास जो अंदर आते हैं क्वेश्चंस आते हैं, आप देखोगे कि जो क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं, प्रश्न होते हैं, उनको भी अगर गिनती स्टार्ट होती है तो वो 1, 2, 3 से शुरू होती है। यानी कि उनमें जो है वो 0 नहीं आता एक बार के लिए। तो हम देखते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम शून्य को मिला दें, यानी कि अगर हम शून्य से शुरुआत करें, यानी कि 0, 1, 2, 3 से शुरुआत करें, अगर हम सम्मिलित कर देते हैं तो संख्याएं हमारे पास जो प्राप्त संख्याएं होती है वो हमारे पास कौन सी संख्याएं होती है? पूर्ण संख्याएं। यानी कि अगर हम प्राकृतिक संख्याएं थी, यानी कि 1, 2, 3 थी, अगर इन्हें अंदर 0 से शुरुआत करें, यानी कि 0, 1, 2, 3 से शुरुआत करें, तो वो हमारे पास पूर्ण संख्याएं बन जाती है। तो ऐसी संख्याएं क्या बन गई? पूर्ण संख्याएं बन गई। दो पूर्ण संख्याओं का योग तथा उनका गुणनफल भी पूर्ण संख्या ही होता है। यहाँ पे एक चीज़ बता रहा है कि अगर हम दो संख्याओं का योग कर दें या गुणनफल कर दें, तो हमारे पास जो संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती है। जबकि यह आवश्यक नहीं है कि इसका अंतर या भागफल सदैव पूर्ण संख्याएं हो। तो इस चीज़ को भी हम देखेंगे किस प्रकार से। तो सबसे पहले हम बात करें पूर्ण संख्याएं किसे कहा हमने। तो सबसे पहले हमने जो बात की है पूर्ण संख्याएं किसे कहा गया है, तो हमने कहा कि पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स, जिसको हम W से भी लिखते हैं। तो हमने इसके लिए हम करने कहा था कि पूर्ण संख्या हमने कहा था कि 0, 1, 2, 3, यानी कि इससे शुरू होने वाली संख्याएं ही इनको पूर्ण संख्या कहा था। दूसरी चीज़ हमारे पास थी कि जो पूर्ण संख्याओं का योग के बारे में इसने कहा गया था। अगर मैं मान लीजिए 1 + 2 करता हूँ तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है? 3। तो हमने देखा कि अगर हम पूर्ण संख्याओं में से पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या संख्या प्राप्त होती है? पूर्ण संख्या। इसी प्रकार मान लीजिए मैंने 2 को गुणा किया 3 से, तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ? 6। ये भी पूर्ण संख्या है और ये भी पूर्ण संख्या है और इससे बनी भी पूर्ण संख्याएं हैं। यानी कि दो संख्याओं का अगर हमने जोड़ किया तो भी पूर्ण संख्या प्राप्त हुई,
दो संख्याओं का अगर हमने गुणा किया तो भी हमारे पास क्या प्राप्त हुई, पूर्ण संख्या प्राप्त हुई। इसी प्रकार ये कह रहा है कि अंतर भी इसका पूर्ण संख्या हो यह आवश्यक नहीं है। किस प्रकार से, अगर मान लीजिए मैं 2 माइनस 1 करता हूँ तो हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है, 1। तो ये तो एक पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन आप देखिएगा अगर मैं 1 में से -2 कर रहा हूँ तो मेरे पास जो संख्या आ रही है वो -1 आ रही है। और हमने देखा था कि -1 जो है वो पूर्ण संख्याओं के अंदर नहीं आता, यानी कि अगर पूर्ण संख्याओं की बात करें तो 0 से स्टार्ट होती है, ना कि माइनस के पद, यानी कि इसके अंदर हमारे पास माइनस के पद विद्यमान नहीं हैं। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं का जो अंतर होता है वो सदैव पूर्ण संख्या हो यह आवश्यक नहीं है। जिस प्रकार से हमने देख लिया, अगर हम इसी प्रकार भाग के अंदर भाग करें तो हो सकता है कि हम अगर 4 के अंदर 2 का भाग देते हैं तो 2 आता है, लेकिन इसी प्रकार हम 5 के अंदर 2 का भाग देंगे तो ये चीज़ नहीं आएगी। यानी कि अब क्या होगा कि हमारे पास जो संख्या है वो पॉइंटों के अंदर आएगी, लेकिन हमारे पास जो संख्याएं हैं वो पूर्ण प्राप्त होनी चाहिए, यानी कि उनके अंदर ना तो माइनस का पद विद्यमान हो ना वो टूटी फूटी हो, यानी कि ये दशमलव के अंदर भी संख्याएं न आए, इनको हमने पूर्ण संख्याएं कहा था। तो हमने देखा कि अंतर इनका होना और भागफल होना ये आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार से हमने बच्चों इसको आराम से, बिल्कुल आराम से देख लिया। अब हम देखेंगे इनके गुणों के बारे में। जो हमारा मेन मकसद था आधारभूत संख्याओं के बारे में जानना, यानी कि पूर्ण संख्याओं को, आधारभूत संख्याओं के नियम को, यानी कि हमारे पास जो 4 नियम है कुछ उनको अगर संतुष्ट करती है तो आधारभूत संख्याओं यानी कि पूर्ण संख्याएं हैं। सबसे पहले है हमारे पास संवरक नियम, जिसको हमने क्लोजर लॉ भी कहते हैं। दूसरा हमारे पास है कर्म विनिमय नियम, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ भी कहते हैं इसको। इसके बाद में है हमारे पास साचर्य नियम, और चौथा है हमारे पास बंटन नियम। इनके बारे में हम जानकारी है वो बिल्कुल विस्तार से जानेंगे, यानी कि जानेंगे किस प्रकार से हम संवरक नियम, कर्म विनिमय नियम, साचर्य नियम और बंटन नियम में क्या क्या चीज़ें होती है। तो चलिए इनको जानते हैं विस्तार से। तो इस नियम में क्या होता है, संवरक नियम, यानी कि सबसे पहला हमारे पास जो नियम है वो है संवरक नियम के बारे में हम जानेंगे। तो संवरक नियम के बारे में क्या जानेंगे, किसके अंतर क्या होता है। इसके अंतर पूर्ण संख्याओं का जोड़ या गुणन क्रियाओं को संतुष्ट करती है, परंतु घटाव या भाग क्रियाओं को लिए यह नियम प्राप्त नहीं है। यानी कि जिस प्रकार से हमने पहले जो देख चुके हैं कि जो पूर्ण संख्याओं का जो हमने जो परिभाषा दी गई थी, इसके अंदर हमने देखा था कि पूर्ण संख्याओं में क्या होना चाहिए, जोड़ हो सकता है, गुणा हो सकता है, लेकिन इसका अंतर और भाग हो यह आवश्यक नहीं है। जैसा कि हम देख सकते हैं संवरक नियम में हम क्या करेंगे, जोड़ के लिए, तो जोड़ के लिए हम क्या करेंगे कि जोड़ के लिए सबसे पहले हम देखेंगे, अगर मान लीजिए हमारे पास एक पूर्ण संख्या है 4 और इसके अंदर अगर मैं पूर्ण संख्याओं को 5 को जोड़ दूँ तो इसका अंतर आता है 9, यानी कि इसका जो योग आ रहा है वो मेरे पास कितना आ रहा है, 9। तो ये क्या होगी, एक पूर्ण संख्या होगी। इसी प्रकार हमने देखा कि अगर हमारे पास एक संख्या है 15, इसके अंदर मैं अगर 6 को जोड़ दूं तो इसका जो योग होता है वो होता है 21। तो ये भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। यानी कि ऐसी संख्याओं जो कि न तो माइनस की होनी चाहिए और न ही वो संख्याएं पॉइंटों के अंदर यानी कि दशमलव के अंदर आनी चाहिए। तो ऐसी संख्याओं के लिए हमने कहा था कि ये जो संख्याएँ हैं वो कौन सी होगी, पूर्ण संख्याएँ। इसी प्रकार अगर मैं गुणा के लिए बात करूँ, गुणा के लिए यानी कि गुणा के लिए बात करें तो सबसे पहले अगर मैं करूँ कि 5 × 4 तो ये आएगी 20। ये भी एक पूर्ण संख्या है, यानी कि पूर्ण संख्या का अगर हमने पूर्ण संख्या से गुणा किया तो पूर्ण संख्या प्राप्त हुई। अगर इसी प्रकार मैं 6 × 3 कर दूं तो भी ये एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। तो हमने देखा था कि पिछले टॉपिक में हम देख चुके हैं कि घटाव या भाग के लिए ये चीज़ें आवश्यक नहीं है। जिस प्रकार से हमने माइनस के पद आ रहे थे, दशमलव के पद आ रहे थे, उनके लिए ये पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। तो दूसरा नियम के बारे में हम पढ़ते हैं। अगला जो नियम है हमारे पास है कर्म विनिमय नियम। इसके अंदर क्या होगा, अगर हम जोड़ के लिए बात करें या हम जो है अगर गुणा के लिए बात करेंगे, यानी कि ये नियमों में हम सभी में जोड़ या गुणा के लिए बात करेंगे तो कर्म विनिमय सबसे पहले हम देखेंगे। कर्म विनिमय से नाम से स्पष्ट है कि इसमें कर्म की बात कर रहा है, यानी कि जो संख्याएं हैं उनके कर्म की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम जोड़ के लिए देखेंगे। कर्म विनिमय नियम में क्या होगा कि अगर हम पूर्ण संख्याओं के अंदर पूर्ण संख्याएं जोड़ते हैं तो पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, ये तो हमें पता है। लेकिन ये बात कह रहा है कि हम कोई से भी क्रम में जोड़ दें तो उनका जो मान है वो प्राप्त होगा। यानी कि मान लीजिए मैं जोड़ूंगा 4 + 5, इसका भी उत्तर आया 9।
अगर मैं इसको क्रम बदल दूँ, यानी कि 5 को पहले ले आऊँ और 4 को बाद में ले आऊँ, तो ये क्या हो रहा है, इसके अंदर हो रहा है योग हो रहा है 9। यानी कि ये जो क्रम है, अगर मैंने जो संख्याओं का क्रम बदल दिया, जैसे आप देख सकते हो 4 + 5 किया, अगर मैं दूसरी संख्याओं को पहले जोड़ दिया, यानी कि इसको यहाँ पे लिया और इसको यहाँ पे लिया, यानी कि दोनों का क्रम बदल दिया, तो भी इसका उत्तर जो है वो समान प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, कि अगर मैं 15 + 14 करता हूँ, तो उसका अगर मैं या 14 + 15 करता हूँ, तो ये दोनों जो संख्याएं हैं वो बराबर है। यानी कि इनका जो क्रम है, अगर मैं वो भी बदल रहा हूँ, तो भी हमारे पास क्या है, संख्या बराबर प्राप्त हो रही है और इनका जो मान है वो बराबर प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार अगर मैं गुणा के लिए बात करूँ, अगर मैं गुणा के लिए ये चीज़ें बात करूँगा, यानी कि गुणा के लिए, तो देखिए अगर मैं 5 × 3 कर दूँ, यानी कि इसका अंदर आ गया 15। अगर मैं 3 × 5 कर देता हूँ, यानी कि क्रम चेंज कर दिया, तो भी इसका जो उत्तर आ रहा है वो आ रहा है 15। यानी कि कहने का अर्थ है कि अगर मैं इसका क्रम भी चेंज कर रहा हूँ, तो भी वो उत्तर समान आ रहा है, यानी कि क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। अगर मैं इन दोनों का क्रम भी चेंज कर रहा हूँ, तो भी इसका उत्तर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। यानी कि एक और देख सकते हैं हम, अगर मैं 4 × 6 कर रहा हूँ, तो ये हो गया 24, और 6 × 4 कर रहा हूँ, तो भी इसका जो मान है वो समान प्राप्त हो रहा है। ये चीज़ें हो गई, ठीक है। अगर ये मान लीजिए हमने कहा था कि ये जो है वो अंतर और भाग के लिए भी नहीं हो सकती, यानी कि ये जो क्रम विनिमय नियम है उसमें जोड़ या गुणा के लिए होगा। यानी कि पूर्ण संख्याओं के बारे में हमने जाना था कि जो जोड़ और गुणा के लिए है, लेकिन ये जो क्रम विनिमय नियम है वो पालन नहीं करता माइनस के लिए। इसके लिए मैं एक बात बता देता हूँ, ये कि यानी कि इस संक्रिया और इस संक्रिया को ये करता है, लेकिन ये घटाव की संक्रिया को नहीं करता। एक बार देख लेते हैं किस प्रकार से नहीं करता। मान लीजिए हमने एक संख्या है 3 में से हमने 2 को घटा दिया, यानी कि एक हमारे पास जो थी जो थी एक पूर्ण संख्या थी, इसके में से हमने पूर्ण संख्या को घटा दिया, तो हमारे पास मान क्या है, 1, जो कि आया एक पूर्ण संख्या। लेकिन अगर मैं इसमें से 2 में से -3 को घटा रहा हूँ, तो ये कितना आ रहा है, -1। यानी कि अगर मैं पूर्ण संख्या से पूर्ण संख्या को घटा रहा हूँ, तो उसका उत्तर जो माइनस का आ रहा है। यानी कि अगर मैं देखूं 3 - 2 है, उसका जो मान है वो 2 - 3 के बराबर नहीं है। यानी कि यहाँ से जो घटाव की संक्रिया है, वो जो घटाव का नियम है वो यहाँ पे पूर्ण संख्याएं नहीं बना रहा है, यानी कि जो ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। इसी प्रकार भाग के अंदर भी ये जो मान है वो अलग अलग आएंगे, यानी कि ये जो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। यानी कि जोड़ के लिए हमने देख लिया, गुणा के लिए देख लिया, और हमने देख लिया कि घटाव के लिए किस प्रकार से नहीं होता। तो चलिए बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। तो साहचर्य नियम के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि एसोसिएटिव लॉ के बारे में। तो इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास कुछ 3 संख्याएं होगी, यानी कि 2 संख्याओं का आपस में जोड़ और उसका तीसरी संख्या में जोड़, यानी कि कुछ इस प्रकार से है। यानी कि अगर मैं जोड़ के संक्रिया के लिए बात करूं, तो मेरे पास एक ए संख्या होगी, इसके बाद में हमारे पास b + c संख्या होगी। यानी कि पहले हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे, फिर इसका जो योग आएगा वो इस संख्या के अंदर जोड़ेंगे, और उसका जो मान है वो हमारे पास होगा, यानी कि a + b और +c, ठीक है। यानी कि जो पहली संख्या का जोड़ है वो दूसरी और तीसरी संख्या के जोड़ के ऊपर जोड़ने पर जो प्राप्त होता है, वो अगर हम इस प्रकार से भी बात करते हैं, तो भी जो जोड़ है वो बराबर प्राप्त होगा। यानी कि ये तो हो गई जोड़ के लिए। इसी प्रकार हम देखेंगे गुणा के लिए। तो गुणा के लिए क्या प्राप्त होगी हमारे पास, तो सबसे पहले मैंने कहा कि अगर मेरे पास कोई संख्या 1 है, उसका मैं गुणा कर रहा हूँ b × c से, उसके बाद तो उसका जो मान होगा वो a × b से × c के बराबर होगा। तो किस प्रकार से तो हो सकता है, एक एग्जाम्पल, इसके लिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस संख्या के लिए, यानी कि 1 मैंने 2 रख दिया, b की जगह मैंने रख दिया 3 और c की जगह रख दिया मैंने 5। तो सबसे पहले इन दोनों का जोड़ कर लेते हैं 2। इसका जो जोड़ किया है मैंने, यानी कि इसका जो जोड़ किया है 2 + 3 + 5 का हो गया 8, और इसका जो योग आ गया वो आ गया 10, ठीक है। अब इसी प्रकार इसका योग कर लेते हैं 2 + 3, यानी कि 1 की जगह 2 है, b की जगह 3 है, c की जगह मेरे पास है 5, और यहाँ से जो योग किया हमारे पास आया 5 + 5, यानी कि ये भी आ गया 10। यानी कि ये जो नियम है वो साहचर्य नियम हो गया। यानी कि अगर मैं बात करूँ 2 + 3 + 5
इसका जो मान है वो बराबर होगा 2 + 3 + 5 के। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका नियम को बराबर लिख सकते हैं। इसके लिए एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम, यानी कि कोई बड़ी संख्या भी हम ले सकते हैं, यानी कि 13 + 1 + 9। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं 13 + 1 + 9। इनका जो मान होगा वो भी आपस में बराबर हो जाएगा, यानी कि 10 + 13 यानी कि 23, और इधर से 14 + 9 23। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। अगर हम गुणा के लिए बात करें, इसके लिए गुणा के लिए बात करें तो भी ये चीज़ होगी। अगर हम दो संख्याओं का गुणा करते हैं तो भी उनका योग आएगा, यानी कि इसके लिए हम देख लेते हैं। अब इन्हीं संख्याओं को आपस में लिख लेते हैं, यानी कि 2 × 3 × 5। तो इसका अर्थ होगा कि 2 × 5 × 15, यानी कि 15, और इसका उत्तर आ गया 30। इसी प्रकार हम देखें यहाँ से, तो यानी कि 2 × 3 और गुणा में हमारे पास है 5, यानी कि इसका जो मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 6 × 5, और इसका भी जो गुणा है वो आ गया 30, यानी कि 2 × 3 × 5, और इसका जो मान है वो हमारे पास आ गया 2 × 3 × 5। तो इसके मान के जो है वो बराबर होगा। इसी प्रकार हम अलग अलग एग्जाम्पल को ले सकते हैं। लेकिन अगर हम इसमें से घटाव की बात करें या बाकी बात करें तो ये जो मान है वो बिल्कुल अलग हो जाएंगे। अगर मैंने मान लीजिए अगर इसमें से इसको घटाया और इसमें से इसको घटाया तो बिल्कुल अलग जो संख्याएँ हैं वो प्राप्त होती है हमारे पास। हो सकता है कि इनका जो योग हो वो माइनस का भी चला जाए, यानी कि पूर्ण संख्याएँ प्राप्त। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो संख्याएँ प्राप्त होगी वो पूर्ण संख्याएँ प्राप्त होगी। तो ये था शास्त्रीय नियम जो कि 3 संख्याओं पर कार्य करता है। इसी प्रकार क्रमविनिमय में नियम देखा था जो 2 संख्याओं के ऊपर कार्य करता है। इसी प्रकार ये शास्त्रीय नियम है जो कि 3 संख्याओं के ऊपर कार्य करता है। अब जो इसका जो अंतिम नियम है उसकी ओर बढ़ते हैं। तो इस नियम के अंदर क्या होगा कि हम 3 संख्याओं को प्रयोग करेंगे और उनका जोड़ घटाव दोनों संख्याएँ साथ में लगाएंगे। यानी कि किस प्रकार से, अगर मान लीजिए मैं इसको करता हूँ a × b + c से, अगर मैं a × b + c से करता हूँ तो जो इसका उत्तर आएगा वो आंसर तो उससे जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, बराबर प्राप्त होगा। किस प्रकार से, यानी कि इससे क्या प्राप्त होगा, हमारे पास होगा a × b + a × c, यानी कि इसके अंदर 2 नियम का साथ में लगते हैं। अगर मैं पूर्ण संख्याओं का गुणा और जोड़ दोनों साथ में करता हूं तो हमारे पास जो संख्या है वो पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। किस प्रकार से, अगर मान लीजिए a की जगह मेरे पास है 2 और b की जगह मेरे पास है 3 और c की जगह है मेरे पास 5, अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आता है 2 × 3 + 2 × 5, यानी कि इसका तो हो गया 6 और ये हो गया 10। तो हमने देखा कि अगर मैं इनका जोड़ और गुणा दोनों साथ में कर रहा हूँ तो भी हमारे पास जो संख्या है वो कौन सी प्राप्त हो रही है, वो एक पूर्ण संख्या प्राप्त हुई है। यानी कि पूर्ण संख्याओं का अगर गुणा और जोड़ दोनों एक साथ कर रहे हैं तो भी हमारे पास कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है, पूर्ण संख्या। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए मेरे पास है a + b और गुणा में है हमारे पास c, यानी कि a × c + b × c, तो हमारे पास इनसे भी 2 प्राप्त होगी, वो होगी हमारे पास पूर्ण संख्या। यानी कि इससे भी जो संख्या प्राप्त होगी वो हमारे पास होगी पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। यानी कि इसके लिए भी हम एक एग्जांपल देख सकते हैं। अगर इसी एग्जांपल को हम देखें, यानी कि 4 + 5 को हमने गुणा किया 2 से, यानी कि 4 × 2 + 5 × 2, और ये हो गया 8 + 10, यानी कि ये आ गए 18। और ये भी क्या हो रहा है कि इसके बंटन नियम में कि ये पालन कर रही है, यानी कि पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो इसके लिए हमने इसके 4 नियमों को देखा, अलग अलग नियमों को देखा। अगले भाग में हम इकाई तत्वों के बारे में जानेंगे, जिसके अंदर हमने उनके गुणों के बारे में जानेंगे, और उससे अगले भाग के अंदर हमने विभाज्य का नियम पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चनों का भी हल करेंगे। तो इससे पहले हमने नंबर सिस्टम के बारे में देखा था, यानी कि संख्या पद्धति के बारे में डिटेल से देखा था कि कौन कौन सी संख्याएँ होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को के बारे में भी देखा था, कौन कौन से पिछले भाग में पूछे गए थे क्वेश्चन, यानी कि नवोदय की जो पिछले
कुछ सालों में क्वेश्चन पूछेगी तो उसके बारे में देखा था। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकती हो। तो इसको बड़ी आसानी के साथ हमने हल किया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम और इसके बारे में जानेंगे।